Hello student, welcome to my YouTube channel Biology at your fingertips. This is K Pawan, your friend, your teacher, come mentor. मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी ग्रुप। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग भ्रूणीय परिवर्धन को समझ रहे थे कि भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का विकास एक बीजपत्री पादप में कैसे होता है और द्विबीजपत्री पादप में कैसे होता है। ठीक है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकोटिलेडोनस सीड्स एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोटिलेडोनस सीड। यदि आप पिछले क्लास को रीमेमोराइज करें या मेमोराइज करें तो हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट निषेचन घटना के बारे में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है, फर्स्ट निषेचन घटना या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। और यदि आपको याद हो तो इस फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हमने चार वर्ग में बांटा। जो सबसे पहला पार्ट था, जो सबसे पहला भाग था या पहली कोटि थी, उसको हम कहते थे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, भ्रूण कोश निर्माण या विकास, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, और ऑलरेडी हम भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको याद हो तो केंद्रीय भ्रूणपोष की बात की थी, कोशिकीय भ्रूणपोष की बात की थी, माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष की बात की थी। जो दूसरा स्टेप था, जो दूसरी कोटि थी, वो था भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन या इसी को कहते थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या इसी को कहते थे एम्ब्रियोजेनेसिस। और हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन एक बीजपत्री पादप में कैसे होता है और द्विबीजपत्री पादप में कैसे होता है। जो तीसरा था उसको हम कहते थे बीजांड का बीज में परिवर्तन, बीजांड का बीज में परिवर्तन या परिपक्व, तो आप लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। और जो फोर्थ कोटि था, जो चौथा हेडिंग था, उसको हमने कहा था कि अंडाशय का फल में परिवर्तन। That means transformation of ovary into fruit। तो पिछले क्लास में हम फर्स्ट निषेचन घटना के बारे में पढ़ रहे थे और आपको याद हो तो ऑलरेडी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि भ्रूणपोष का कैसे निर्माण होता है और दूसरा भ्रूणीय परिवर्तन कैसे होता है। जो आज हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है बीजांड का बीज में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, या इसी को कह सकते हैं मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बीजांड का बीज में परिवर्तन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बीजांड का बीज में परिवर्तन या परिपक्वन, ट्रांसफॉर्मेशन और मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। अब इस बीजांड का बीज में कैसे परिवर्तन होता है, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस टॉपिक को चार भाग में बांट देते हैं। पहला
सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीज है क्या। सीड की परिभाषा को समझेंगे, बीज का परिचय करेंगे कि सीड, व्हाट इज सीड। कोई आपसे पूछ दिया कि डिफाइन सीड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला हेडिंग देखेंगे डिफिनीशन और इंट्रोडक्शन। मतलब कोई जैसे ही आपसे पूछे कि सीड क्या है तो आप उसको परिभाषित कर सके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि बीज की संरचना होती कैसे है। बीज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ये दूसरे हेडिंग में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। मैं इस टॉपिक को चूंकि थोड़ा बड़ा है तो इसे मैं अलग अलग हेडिंग में पढ़ाऊंगा कि आप आसानी से इसको समझ सकें। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बीज का विकास, बीज का निर्माण कैसे होता है, बीज विकसित कैसे होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ सीड के बारे में। और लास्ट टॉपिक होगा बीज का वर्गीकरण या बीज का प्रकार, बीज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो हम इस बीजांड का बीज में परिवर्तन को इन 4 हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले यह समझेंगे कि बीज है क्या, इसको डिफाइन करेंगे। दूसरी बात कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड की संरचना होती कैसे है, और बीज का डेवलपमेंट होता कैसे है, और बीज को कितने प्रकार का बीज होता है। तो इन 4 हेडिंग्स में इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। देखिए ये टॉपिक 11th में भी 11th का पार्ट था। 11th में आपको पढ़ना है सीड, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में, पादप की आकारिकी में। मैं यहां इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा कि आप जो वहां 11th में ना भी पढ़े तो उनको पूरी बात समझ में आए, और सीड से रिलेटेड जितने तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, चाहे वो 11th 12th हो या फिर नीट एग्जामिनेशन हो, वो आपसे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बीज का डिफिनेशन। हाँ, तो सबसे पहले हम बीज देखेंगे। हम कि कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय सीड, डिफाइन सीड, तो आप इसको डिफाइन कर सके। तो बीज क्या है, तो बीज वास्तव में निषेचित और परिपक्व बीजांड है। क्या है, निषेचित और परिपक्व बीजांड है जो फ्रूट के अंदर विकसित होता है। तो आपको परिभाषा करना है कि बीज निषेचित और परिपक्व बीजांड है। परिपक्व बीजांड है, कहां विकसित होता है, तो फल के अंदर विकसित होता है। फर्स्ट पॉइंट, यानी इट इज द फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। तो निषेचित और परिपक्व बीजांड है। दूसरी बात, और वास्तव में कहें तो ये बीजांड का मॉडिफाइड फॉर्म है, रूपांतरित रूप है। तो बीज यहां पे दूसरा लिख सकते हैं, बीज वास्तव में बीजांड मीन्स ओव्यूल का रूपांतरण है। क्या है, बीजांड का रूपांतरण है। एक्चुअली ओव्यूल मॉडिफाइड एंड फॉर्म सीड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक बात और आपको याद रखना है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीज के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बीज के अध्ययन को हम लोग स्पर्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। और एक बात और याद रखना है कि बीज पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। क्या है, यह लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है, यानी लास्ट रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपसे अगर कोई कहे आज से कि बीज क्या है, तो आपको कहना है बीज निषेचित और परिपक्व बीजांड है जो फल के अंदर विकसित होता है। दूसरी बात, दूसरे शब्दों में बीज वास्तव में बीजांड का रूपांतरण है, और यह लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है, और बीज के अध्ययन को हम लोग स्पर्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सीड। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर सीड की संरचना होती कैसे है।
तो बीज की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या है, कोई भी बीज आखिर दिखने में कैसा होता है, उसमें कौन कौन सा भाग पाया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, बीज को समझने के लिए, बीज की संरचना को समझने के लिए, जिस तरीके से आपको याद हो तो मैंने फूल की संरचना को समझने के लिए चाइना रोज या ओरहुल का उदाहरण दिया था। यदि आपको बीज अच्छे तरीके से समझना है तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हम ग्राम सीड या चने के बीज को याद रखेंगे। यदि हमको चने, उदाहरण ऐसा होना चाहिए कि जो हर व्यक्ति उससे जान पहचान रखता, तो चना हम आप सब ने देखा है। तो मैं बीज की संरचना को चने के बीज से समझाऊंगा और आपको वो याद रहेगा, तो कभी बीज की संरचना को भी आप भूलोगे नहीं। तो पहले कोई भी बीज हो, यहां पर अभी मैं एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री बीज की बात नहीं कर रहा, सामान्यतः कोई भी बीज हो तो कोई भी बीज में 3 पार्ट्स होंगे, 3 हिस्से होंगे, निम्न 3 तरह की संरचनाएं पाई जाएंगी। जो बीज में सबसे पहली संरचना है उसे हम कहते हैं बीज चोल। क्या कहते हैं? बीज चोल, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सीड कोट। ठीक है, जो ये दूसरी संरचना है, हम अभी सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीज चोल क्या है, अभी आगे हम बताएंगे। तो बीज चोल, जो दूसरी संरचना है आपको बीज में दिखाई पड़ेगी, उसको हम कहते हैं भ्रूण या भ्रूणीय आंच, एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनल एक्सिस। और जो ये तीसरी संरचना है वो है संचित भोज्य पदार्थ, रिजर्व। ठीक है, संचित भोज्य पदार्थ। तो कोई भी बीज होगा उसमें 3 तरह की संरचना देखने को मिलेगी, 3 तरह के संरचना उपस्थित होंगे। सबसे पहला बीज चूर्ण होगा, कोई भी बीज होगा तो बीज चूर्ण होगा, सीड कोट होगा, हम लोग देखेंगे सीड कोट किसको कहते हैं। दूसरी जो संरचना देखने को मिलेगी उसे हम भ्रूण या भ्रूणीय आंच कहते हैं, और तीसरी जो संरचना है उसे हम कहते हैं, तीसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं संचित भोज्य। ठीक है, यदि आपको बीज की संरचना को समझनी है, ये तीनों भागों का दर्शन करना है, ये तीनों भाग को स्पष्ट रूप से देखना है, तो सबसे अच्छा उदाहरण चना है। और आप चने से एक बीज की प्रारूपिक संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, मैं एक चने का यहाँ फिगर बना रहा हूं, लगभग ऐसा। हम आप सब, ये कॉमन एग्जाम्पल चने का इसलिए लिया है कि हम आप सब ने इस चने को देखा। ठीक है, ये चने का आप बीज, ये सब क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी ये चने का आप यदि बीज देखे होंगे तो चना का जो बीज होता है बाहर में एक भूरा आवरण से ढका है। ठीक है, भूरा आवरण से ढका रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं बीज चोल। मेरे कहने का मतलब है प्रत्येक बीज एक बाहरी आवरण से जो अपेक्षाकृत कड़ा रहता है, ढका रहता है, जिसको हम कहते हैं बीज चोल। चना में जो भूरा रहता है, और ये जो बीज चोल है, ये बीज चोल एक आवरण का भी हो सकता है, एक स्तर का भी हो सकता है, और 2 स्तर का भी हो सकता है। सामान्यतः डाइकोट में जो बीज चोल या बाहरी आवरण जो रहता है वो 2 स्तर का रहता है। जो बाहरी स्तर है, जो आउटर लेयर है, जो बाह्य स्तर है, उसे हम बाह्य चोल, बाह्य चोल कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेस्टा कहते हैं। और जो आंतरिक स्तर है उसे हम अंतःचोल, कवच शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है कि बाह्य कवच भी या बाह्य चोल, और ये अंतःचोल या अंतः कवच, जिसको हम टेगमेंट कहते हैं।
क्या कहते हैं, टेगमेंट। यदि आप चने को देखेंगे तो सबसे ऊपर में भूरा कलर का रहता है और उसके नीचे पतली झिल्ली जैसी संरचना होती है उजले कलर की, वो उसका दूसरा स्तर है। ये बाह्य चोल और अंतः चोल का निर्माण वास्तव में इंटेगमेंट से होता है। किससे होता है, इंटेगमेंट से होता है। आपको याद हो तो व्यू में मैंने बताया था कि प्रत्येक बीजांड एक या दो बाह्य अध्यावरण या इंटेगमेंट से ढके होते हैं। जो ये टेस्टा है ये बाह्य अध्यावरण यानी आउटर इंटेगमेंट से बनते हैं। किनसे बनते हैं, आउटर इंटेगमेंट से। और जो ये टेगमेंट्स है ये बनता है इनर इंटेगमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि टेस्टा का निर्माण किससे, आउटर इंटेगमेंट से, और अंतःचोल या टेगमेंट का निर्माण किससे, तो इनर इंटेगमेंट से होता है। और ओवरऑल सीड कोट किससे बना भाई, तो सीड कोट बना इंटेगमेंट से। किससे बना, इंटेगमेंट से। ठीक है, या अध्यावरण से, बीज चूल अध्यावरण इंटेगमेंट से। तो फिर से अगर कोई पूछे बीज चोल किसको कहते हैं, तो प्रत्येक बीज बाह्य आवरण से घिरा होता है जो अपेक्षाकृत कड़ा होता है, उसे बीज चोल या बाह्य आवरण कहा जाता है। इंग्लिश में सीड कोट कहते हैं। सामान्यतः सीड कोट 2 स्तर का होता है, विशेषकर डाइकोट में कहीं कहीं ये 1 स्तर का भी होता है। ये जो सीड कोट का निर्माण किससे होता है, तो सीड कोट का निर्माण होता है अध्यावरण से या इंटेगमेंट से। और आपको ओव्यूल की संरचना याद हो तो ओव्यूल सामान्यतः 1 अध्यावरण या 2 अध्यावरण से बने होते हैं, जिसको हम आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट कहते हैं। तो ये सीड कोट का भी 2 स्तर होता है। बाहरी स्तर को हम बाह्य चोल या टेस्टा कहते हैं, किससे बनता है, आउटर इंटेगमेंट से। आंतरिक स्तर को हम लोग अंतःचोल या टेगमेंट टी रहेगा, टेगमेंट कहते हैं, उसे हम इनर इंटेगमेंट से निर्माण करते हैं। तो ये हुआ बाह्य चोल। चने के बीज में आप बाह्य चोल को आसानी से देख सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, जो भूरा वाला कलर है और उसके नीचे जो उजला पतली संरचना निकलती है, वो दोनों मिलकर के सीड कोट या बाह्य चोल का निर्माण करती है और ये बीज को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये पहला खत्म, बीज चोल या सीड कोट। ठीक है, आशा करता हूं आपको सीड कोट समझ में आया होगा। जो ये दूसरा है भ्रूण या भ्रूणीय अक्ष, तो देखिए आपने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था, द्विनिषेचन में पढ़ा था कि एक समुच्चय के साथ जो अंड कोशिका थी वो मेल गैमेट से फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करता था और यही जाइगोट या युग्मनज परिवर्तित होकर के भ्रूण का निर्माण करता था। तो प्रत्येक सीड के अंदर भ्रूण पाए जाते हैं या भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि कैसे होता है। ये दोनों को मैं साथ साथ कंक्लूड कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आप यदि चने के बीज को यदि आप देखेंगे ये भ्रूणीय अक्ष कैसा होता है, तो देखिए चने को बीज को पहले हम देखें। चने को बीज को यदि आपने देखा हो तो चना का बीज जब आप खोलेंगे तो देखिए ये ऐसे, ये पीला कलर का ये संरचना आपको दिखेगा 2, इसको हम लोग कहते हैं बीज पत्र। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये बीज पत्र या कॉटिलीडन कैसे निर्माण होता है। ठीक है, 2 होता है क्योंकि ये डाइकोटिलीडनस है और इसके बीच में आप देखेंगे तो ऐसा एक संरचना, यही है भ्रूण या एम्ब्रायनल एक्सिस या भ्रूण अक्ष, यही है भ्रूण या भ्रूणीय अक्ष। तो ये जो भ्रूण होता है जो सीड के अंदर रहता है, इस भ्रूण को यदि हम ध्यान करें तो सबसे आगे वाला जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, आप इसको निभागीय सिरा, क्लाजा एंड और माइक्रोपाइल एंड में बांट सकते हैं। यानी जो हिस्सा क्लाजा एंड की ओर होता है इस भ्रूणीय अक्ष या भ्रूण का सबसे अपेक्ष सबसे आगे वाले सिरे को ही हम लोग कहते हैं परांकुर। क्या कहते हैं, परांकुर या इंग्लिश में कहते हैं लिबेरो। क्या कहेंगे, लिबेरो। और यदि आपको याद हो तो इसी परांकुर से
तना तंत्र या सूट सिस्टम का विकास होता है। और जो ये जो नीचे में है इसको कहते हैं मूलांक, मूलांक या रेडिकल। यदि आपको याद हो तो इसी रेडिकल से जड़ तंत्र या रूट सिस्टम का निर्माण, ठीक है। तो ये भ्रूण है, तो आपको भ्रूण के बारे में याद रखना है कि प्रत्येक बीज में एक भ्रूण होता है या भ्रूणीय अक्ष होता है। भ्रूण या भ्रूणीय अक्ष के सबसे ऊपरी सिरे को जो निभाग एंड की ओर होता है उसे हम परांकुर या प्लूम्यूल कहते हैं। और इसी परांकुर से तना तंत्र का निर्माण होता है, सूट का निर्माण होता है। और ये जो सबसे निचले सिरा है इसको हम मूलांकुर या रेडिकल या जड़ तंत्र कहते हैं। पहले इतनी बात खाली समझना नहीं है, उसके बाद आप नेक्स्ट बात पढ़ेंगे। फिर जो ये तीसरा है कि संचित भोज पदार्थ। देखिए प्रत्येक बीज में भोज पदार्थ संचित होता है और ये संचित इसलिए होता है कि आप जानते हैं कि बीज के अंदर भ्रूण सुषुप्त अवस्था में रहता है और अनुकूल मौसम आने पर ये वृद्धि करता है। तो जब बीज में या भ्रूण के अंदर प्रारंभ में फोटोसिंथेसिस मींस अपने भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती, इसलिए प्रत्येक बीज में भोजन संचित रहता है ताकि जब तक कोई भ्रूण अपने आप भोजन निर्माण करने की क्षमता विकसित ना कर ले तब तक वो संचित भोज पदार्थ से काम चला सके। तो बीज में संचित भोज पदार्थ का होना बहुत जरूरी है। फिर से कहा, संचित भोज पदार्थ किस लिए होता है? तो संचित भोज पदार्थ होता है कि भ्रूण जब तक अपने आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन निर्माण की क्षमता विकसित नहीं कर लेता तब तक उसके सर्वाइवल के लिए उसमें भोजन संचित रहता है। उसी को हम संचित भोज पदार्थ कहते हैं। और ये जो संचित भोज पदार्थ का है वो दो फॉर्म में हो सकता है। एक को कहते हैं बीज पत्र यानी कॉटिलीडन, जो वो पीला जैसा जो आपको दिख रहा है कॉटिलीडन। और जो दूसरा होता है इसको हम कहते हैं भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म। ठीक है। सबसे आप ये बीज पत्र क्या है? तो बीज पत्र वास्तव में सीडलिड्स है जिसका विकास प्लूम्यूल से होता है और इसमें भोजन स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में ये इसमें संचित होता है। तो ये बीज पत्र है। चने के बीज में आप देखेंगे कि दो बीज पत्र पाए जाते हैं। ये दोनों बीज पत्र है और इसी में भोजन संचित होता है। ये बीज पत्र यदि एक उपस्थित होता है तो हम उसको मोनोकॉट कहते हैं, एक बीज पत्री कहते हैं। यदि दो उपस्थित होता है तो डाइकॉट कहते हैं। ये आगे हम देखेंगे। अभी बस इतना समझना है कि संचित भोज पदार्थ बीज पत्र के रूप में हो सकते हैं या भ्रूणपोष के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट है ये भ्रूणपोष क्या है? तो फिर से याद करें, द्विनिषेचन में मैंने बताया था कि द्विनिषेचन में त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया होती है और इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तब कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें कॉटिलीडन के रूप में भोज पदार्थ संचित होते हैं या कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें भ्रूणपोष के रूप में भोज पदार्थ संचित होते हैं और कुछ बीज ऐसे भी होते हैं कि जिसमें बीज पत्र और भ्रूणपोष दोनों का दोनों उपस्थित होता है। तो आपको यहाँ याद रखना है भोज पदार्थ का संचयन तीन फॉर्म में हो सकता है, बीज पत्र के रूप में, भ्रूणपोष के रूप में और तीसरा बीज पत्र और भ्रूणपोष दोनों उपस्थित हो। यहाँ चने वाले में देखेंगे तो चना में ये बीज पत्र के रूप में संचित है। ठीक है, हम समझते हैं ये बात समझ में आई होगी। तो ये भी बीज पत्र है और ये भी बीज पत्र है। अब एक दो टर्म है। सबसे पहले किन्हीं ने पूछा भी था कि भ्रूणीय अक्ष किसको कहते हैं? तो ये देखिए याद रखना है, ये है भ्रूणीय अक्ष, यहां से लेकर के ये भ्रूणीय अक्ष। और देखिए इस भ्रूणीय अक्ष पर या इस भ्रूण से एक बात और याद रखना है, हम भ्रूण को प्रारंभिक अवस्था में टाइगेलम भी बोलते हैं या भ्रूणीय अक्ष को टाइगेलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो बात याद रखना है। अब ये जो भ्रूणीय अक्ष से ये कॉटिलीडन जिस जगह से जुड़ा रहता है, मान लीजिए जिस जगह से ये भ्रूणीय अक्ष पर जुड़ा है, देखिए यहां ये जुड़ा, इसे हम कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं। बीज पत्रीय गांठ या बीज पत्रीय पर्व बोलते हैं।
ठीक है, ये दोनों जहां जुटा हुआ टर्म एकदम याद रखना है, इसी से जो दो विशेष टर्म है आपको समझ में आएगा। तो कहा कि दोनों बीजपत्र या बीजपत्र जहां इम्ब्रायोनल एक्सिस या भ्रूणीय अक्ष या भ्रूण से जुड़े रहते हैं उसे हम कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं। अब जो मेन पॉइंट है, ये ध्यान देना कि एक कॉटिलिडनरी नोड से और प्रांकुर के बीच में जो ये स्थान है, जो ये स्पेस है, जो ये हिस्सा है, जो जिसे मैं हरा कलर से डिनोट कर रहा हूं, हरा से, इसी को हम कहते हैं बीज पत्रोपरिक। पहले भी समझा चुका हूं इसको, या इसी को कहते हैं इपिकोटाइल। ठीक है, याद रखना है, इस कॉटिलिडनरी नोड से प्रांकुर के बीच का जो ये स्थान है, जो भाग है, इसी को हम कहते हैं बीज पत्रोपरिक। फिर उसी तरीके से यहां से इस कॉटिलिडनरी नोड से इस प्लूम्यूल रेडिकल के बीच में जो ये स्थान है, इसी को हम कहते हैं बीज पत्राधार, या इसी को कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो कोई भी भ्रूण होगा तो भ्रूण में ये सब संरचना पाई जाएगी। देखिए, तो ये भ्रूणाक्ष तो है, उसमें प्रांकुर है जिससे कि तना तंत्र का विकास होता है, उसमें मूलांकुर है जिससे जड़ तंत्र का विकास होता है, उसमें इपिकोटाइल या बीज पत्रोपरिक पाया जाता है, उसपे बीज पत्राधार पाया जाता है। तो एक सामान्य बीज की संरचना ऐसी, मैं फिर से इसे कंक्लूड कर रहा हूं, कोई भी बीज होगा, एक सामान्य बीज होगा, उसमें 3 पार्ट पाए जाएंगे। सबसे बाहर में जो आवरण होगा उसे हम बीज चूल या सीड कोट कहते हैं। सीड कोट का निर्माण अध्यावरण या इंटेगुमेंट से होता है। ये एक स्तर या 2 स्तर का हो सकता है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादप में ये 2 स्तर का होता है। जो बाहरी स्तर होता है उसे हम बाह्यचूल या टेस्टा कहते हैं। इसका निर्माण आउटर इंटेगुमेंट से होता है। जो आंतरिक स्तर होता है उसे हम अंतःचूल या टेगमेंट कहते हैं। इसका निर्माण इनर इंटेगुमेंट से होता है। और सीड कोट का निर्माण अध्यावरण से होता है। भ्रूण है तो भ्रूण, प्रत्येक बीज के अंदर एक भ्रूण या भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है, जिसे प्रारंभिक अवस्था में हम टाइगेलम भी कहते हैं। ये भ्रूणीय अक्ष में प्रांकुर होते हैं, मूलांकुर होते हैं, बीजों पत्रोपरिक होते हैं, बीज पत्राधार होते हैं। संचित भोज पदार्थ 2 रूप में पाया जा सकता है, चाहे वो बीज पत्र के रूप में हो या भ्रूण कोश के रूप में हो, या कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिसमें बीज पत्र भी पाए जाते हैं और भ्रूण कोश भी पाए जाते हैं। ठीक है, और यहां फिर से मैं ये समझाने का प्रयास किया कि दोनों बीजपत्र जहां माने या बीजपत्र भ्रूणीय अक्ष से या भ्रूण से जहां जुड़ते हैं उसे हम कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं। और कॉटिलिडनरी नोड से प्रांकुर के बीच का जो ये भाग है उसको हम बीजोपत्रोपरिक या इपिकोटाइल कहते हैं। और इसको मूलांकुर के बीच का जो ये भाग है बीज पत्रोधार या हाइपोकोटाइल कहते हैं। और यहां से यहां तक ये भ्रूणीय अक्ष हो गया या भ्रूण। तो यहां आपको सीड की समझ, आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड या बीज का विकास कैसे होता है। हाँ, तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि बीज किसको कहते हैं या बीज की कैसी संरचना होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बीज का आखिर विकास कैसे होता है, कैसे सीड कोट का निर्माण होता है, या कैसे भ्रूण का निर्माण होता है, या कैसे संचित भोज पदार्थ का निर्माण होता है, इसके बारे में। तो ये समझने के लिए, ये समझने से पहले हमको फिर से मेमोराइज करना होगा ओव्यूल के स्ट्रक्चर को, बीजांड की संरचना। मैंने आपको बार बार कहा है कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजांड का संरचना यदि आपको याद होगा तो आपको बीज का विकास पूरी तरह से समझ में आएगा। ऑलरेडी मैं पीछे भी इसको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां पे फिर से इसे समझा रहा हूं। ठीक है, तो आपको यदि याद हो तो वो बीजांड की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। यदि आपको याद हो तो बीजांड की संरचना कुछ इस तरीके की होती है।
ये वाला भाग जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, क्या कहते हैं? फ्यूनिकल या बीजांड वृंत कहते हैं, आपको याद हो। और ये फ्यूनिकल किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है, अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। यदि आपको याद हो तो फ्यूनिकल या बीजांड वृंत ओव्यूल या बीजांड से जहां जुटा हुआ रहता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते थे? तो नाभिका या हाइलम कहते थे। क्या नाम था? नाभिका या हाइलम। फिर से फ्यूनिकल को क्या कहते हैं? बीजांड वृंत, और नाभिका या इसे हाइलम कहते हैं। किसी किसी बीज में ये जो फ्यूनिकल होता है वो नाभिका से आगे की ओर बढ़ जाता है। जैसे यहां से ऐसे मान लीजिए इसके ऊपर आगे की ओर बढ़ गया तो इसे हम रैफे कहते हैं। क्या कहते हैं? रैफे। ठीक है, ये बीजांड की संरचना में आपने पढ़ा, और आप पढ़े थे कि इसी बीजांड की संरचना में अंदर में भ्रूणकोश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश। देखिए मैं यहां पे एक बाई बना दे रहा हूं, ये आपको ऐसा ऐसा कुछ संरचना था। अब हमें समझना है कि इस बीजांड से कैसे बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम फिर कहा कि अगर आपको यह समझना है तो चने का बीज आपको हमेशा याद रखना है। तो चने का बीज फिर से मैं बना रहा हूं। देखिए चने का बीज कुछ इस तरीके का, चने के बीज आपने ऊपर देखा कुछ इस तरीके का, मैंने आगे जो गीला होता है ये बीज में बेस होता है। यदि आपने चने का बीज देखा हो तो चने के बीज के सबसे ऊपर वाले सिरे पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे एक छिद्र होता है। ठीक है, हाँ यहां पर भी एक बात और, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। तो देखिएगा चने का जब आप बीज देखेंगे तो सबसे ऊपर में आज जाकर के देख लेना ध्यान से, एक छोटा सा छिद्र होता है। वास्तव में जो ये छिद्र है वो क्या है? तो वो माइक्रोपाइल। क्या है? माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार है। तो यही है वहां। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि उसी छिद्र के नीचे जहां से डंठल फ्यूनिकल लगा होता है एक छोटा सा स्कार रहता है, छोटा सा गड्ढा रहता है, छोटा सा एक अस्कार पर्यंत उपस्थित रहेगा। इसी अस्कार को हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहेंगे? हाइलम, या इसी को कह रहे हैं बीजांड द्वार पाया जाता है, हाइलम या नाभिका। ठीक है, तो ये फ्यूनिकल, ये जब आप चने को देखेंगे तो उसमें एक अस्कार रहता है, तो ये फ्यूनिकल तो ये डंठल यही बदल जाता है। फ्यूनिकल किस में बदलता है? तो सीड स्टॉक में बदलता है। सीड स्टॉक या बीज वृंत इसको कहते हैं, बीज वृंत में बदल जाता है। हाइलम किस में बदलता है? तो हाइलम अभी मैंने कहा उपस्थित होता है, वहां देखिए हाइलम उपस्थित रहता है। कौन कैसे मॉडिफाइड? मैंने कहा है कि बीज बीजांड का रूपांतरित रूप है, रूपांतरित रूप है। तो यह हाइलम बदल गया। ये रैक है। चने को आप यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर एक ऐसा उभार रहता है, इसी को हम कहते हैं रैक। क्या कहेंगे? रैक। तो जो सीड को जब आप ऊपर से चने के बीज को देखेंगे तो जो ये माइक्रोपाइल है ये वास्तव में यहाँ बीजांड में माइक्रोपाइल उपस्थित था, बीजांड द्वार उपस्थित था। ये फ्यूनिकल वो तो डंठल है जो सीड स्टॉक का निर्माण करता है, चूंकि वो टूट जाता है तो देखिए यहाँ एक स्कार के रूप में उपस्थित रहेगा जिसको हम हाइलम कहते हैं। ये चिपका हुआ है, डंठल हट गया। फिर ये रैक है, ये जो ऊपर में आप देखिएगा हल्का सा उभार रहता है उसको हम रैक कहते हैं। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो बीजांडकाय है वो एक या दो आवरण से स्तरित रहता है। ये जो बाहरी आवरण है इसको बाह्य अध्यावरण या इसी को कहते हैं आउटर इंटीग्रेट। ठीक है, और जो ये अंदर वाला है इसको हम बोलते हैं आंतरिक या अंत अध्यावरण
या इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। और ये दोनों को मिलाकर के कहते हैं इंटेगुमेंट। मैंने बताया था कि कोई भी न्यूसेलस या कोई भी बीजांड का एक या दो आवरण से ढका रहता है, जिसको हम कहते हैं अध्यावरण या इंटेगुमेंट। बाहर आवरण है तो आउटर इंटेगुमेंट और इसको इनर इंटेगुमेंट। अभी अभी मैंने बताया था कि आप चने के बीज को देखेंगे तो ऊपर वाला यही जो अध्यावरण है वो बीज चोल का, ये देखिए जो ऊपर में जो ये भूरे कलर का है यही है बीज चोल। और अभी मैं जस्ट समझाया हूं कि सीड कोट का निर्माण दो स्तर से होता है। बाहरी वाले स्तर से, जो बाहरी वाला स्तर है वो किससे बनता है? आउटर इंटेगमेंट से। क्या कहते थे? टेस्टा कहते थे, ठीक है। और अंदर वाला आवरण को हम क्या कहते थे? टेगमेंट या टेगमेंट कहते थे। बाह्य चोल और अंतः चोल कहते थे, ठीक है। तो ये इंटेगमेंट से बनता है, ठीक है। तो ये इंटेगमेंट इज मॉडिफाइड इनटू सीड कोट, सीड कोट में बदलाव हो जाता है, ठीक है। अब देखते, अब जो आपको बताया था कि देखिए ये एंटीपोडल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन गायब हो जाता है और ये सिनर्जिक सेल भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन गायब हो जाता है, ठीक है। तो अभी सीड का कितना पार्ट था? पहला पार्ट था जिसको हम सीड कोट कहते थे, दूसरा सीड कोट थे। तो देखिए अभी सीड कोट का निर्माण हो चुका है। जो दूसरा पार्ट है जिसको हम एम्ब्रियो या भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण कैसे बनता है? तो भ्रूण देखिए यहां जो ये एक अंड कोशिका है, इसी से मेल गैमेट फ्यूज करता है और ये है जाइगोट या युग्मनज में बदल जाता है। किसमें बदलेगा? युग्मनज। और यही युग्मनज जो है ये बदल जाता है भ्रूण। किसमें? भ्रूण में या एम्ब्रियो में या एम्ब्रियोनल एक्सिस में। तो फर्स्ट पार्ट बन गया सीड कोट, दूसरा पार्ट बन गया एम्ब्रियो। अब तीसरा पार्ट था जिसको हम रिजर्व फूड कहते हैं। माने कोई भी सीड में तीन चीज होना चाहिए, बीज चोल होना चाहिए, भ्रूण होना चाहिए और संचित भोज पदार्थ होना चाहिए। तो अभी आप देख चुके हैं कि सीड कोट का निर्माण किससे हुआ? इंटेगुमेंट से हुआ। एम्ब्रियो का निर्माण किससे हुआ? तो इस जाइगोट से हुआ। अब रिजर्व फूड कैसे बनता है? तो आपको अभी मैंने बताया कि रिजर्व फूड या संचित भोज पदार्थ दो फॉर्म में हो सकते हैं। एक को कहते हैं भ्रूणपोष और दूसरे को कहते हैं बीज पत्र। तो देखिए बीज पत्र या भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? तो यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा और इंडोस्पर्म का या भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, जो रिजर्व फूड के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ये तीनों का निर्माण हो गया, चाहे वो सीड कोट हो, एम्ब्रियो हो या रिजर्व फूड। अब ये बच गया कि ये न्यूसेलस। देखिए सामान्यतः जो बीजांड काय है, ये बीजांड का बीज में गायब हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बीज हैं जिसमें ये बीजांड का उपस्थित होता है। तो आपको नोट में ये बात याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। इस सामान्यतः न्यूसेलस या बीजांड का गायब हो जाते, लेकिन कुछ बीज ऐसे हैं जिसमें न्यूसेलस उपस्थित होते हैं। वैसे बीज को हम पेरिस्पर्मिक सीड या परिभ्रूणीय बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रूणीय बीज कहते हैं। इसमें न्यूसेलस उपस्थित होता है। और एग्जाम्पल याद रखना है, काली मिर्च, ब्लैक पीपर, ठीक है। ब्लैक पीपर और बीट रूट याद रखना है, इनको काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि सामान्यतः अभी मैंने कहा कि ये न्यूसेलस गायब हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहां पे ये न्यूसेलस उपस्थित होता है। तो कौन कौन? काली मिर्च आपने देखा, गोल की, बीट रूट, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ओव्यूल से कैसे सीड का निर्माण होता है, ओव्यूल कैसे मॉडिफाइड हो जाता है सीड में। जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो ये आउटर इंटेगमेंट, इधर मान लीजिए इधर ये ओव्यूल है और इधर क्या है? सीड है। कैसे मॉडिफिकेशन होता है जो मैं बता रहा हूं। तो आउटर इंटेगमेंट किस में बदल गया? टेस्टा।
सीड में। ये आउटर इंटेगमेंट, ओव्यूल का आउटर इंटेगमेंट सीड में क्या कहलाता है? टेस्टा। यहां का इनर इंटेगमेंट सीड में क्या कहलाता है? टेगमेंट। वास्तव में जो यहाँ टेगमेंट है वो ओव्यूल में क्या था? इनर इंटेगमेंट। और यहां पर ये दोनों मिलकर क्या कहलाता था? तो इसको हम कहते थे इंटेगमेंट। क्या नाम था? इंटेगमेंट। और यहां पर क्या करते हैं? इन दोनों को हम लोग मिलाकर के कहते हैं सीड कोड। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सीड। ठीक है, ये सीड कोड। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे थे कि जाइगोट, जो ओव्यूल में जो जाइगोट था वो बदल जाता था किसमें? एम्ब्रियो। किसमें बदल जाता था? सीड के केस में एम्ब्रियो में, या इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस में। दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द, ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द सीड। ठीक है, तो जाइगोट बदल जाता था एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनल एक्सिस में। नेक्स्ट, जो इसका पेन था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक एरियस, ये किस में बदलता था? तो यहां बदल जाता था एंडोस्पर्म में, या फिर यही कॉटिलीडन था। ठीक है, इसमें ये पेन ही बदल जाता था एंडोस्पर्म में। ठीक है, तो यहां से मॉडिफाइड करके पेन बन जाता था एंडोस्पर्म। यहां जो फ्यूनिकल था वो बदल जाता था यहां सीड स्टॉक में। यहां जो हाइलम था यहां हाइलम के रूप में उपस्थित होता है। सब मैंने फिगर में आपको डिनोट किया है। यहां जो रैफे था वो यहां भी रैफे के रूप में उपस्थित होता है। यहां जो माइक्रोफाइल था यहां भी एक पोर के रूप में ये माइक्रोफाइल उपस्थित है। इस तरीके से यदि हम ध्यान से देखें तो ओव्यूल का पूरा पार्ट मॉडिफाइड हो जाता है, और मॉडिफाइड होकर के ये पूरा को हम कह ले तो यही है सीड। ठीक है, और जो ओव्यूल का पार्ट था एंटीपोडल से वो डिजनरेट हो जाता था, जो सिनर्जिड से डिजनरेट हो जाता था। उसका एक मेन पार्ट था, याद करें तो उसको कहते थे न्यूसेलस। क्या नाम था? न्यूसेलस। मैक्सिमम केसेस में न्यूसेलस जो ओव्यूल का जो पार्ट था वो डिजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स हैं, और आपको एकदम याद रखना है, इसका एग्जाम्पल नीट का एग्जाम में या एम्स का एग्जाम में ये पूछेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का और अभी तक के टॉपिक का, कि मैं कह रहा हूं कि जनरली न्यूसेलस डिसअपियर हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है सामान्यतः सीड में। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें ये न्यूसेलस बदल जाता है पेरिस्पर्म में। क्या बदल जाता है? पेरिस्पर्म में। और वैसे सीड जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, वैसे सीड को हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। क्या नाम है? पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो सामान्यतः न्यूसेलस गायब, लेकिन कुछ सीड में उपस्थित हैं, इसी को कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। और पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल याद रखना एक दो, एक है ब्लैक पीपर, इसी को आप काली मिर्च कहते हैं, बीटरूट, याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली न्यूसेलस डिसअपियर हो जाता है, लेकिन पेरिस्पर्मिक सीड में यानी ब्लैक पीपर और बीटरूट में ये प्रेजेंट होता है। ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ओव्यूल सीड में बदल जाता है, इसका हर एक पार्ट। अब देखिएगा यहाँ पे मॉडिफाइड हो गया है, चीज वही है, बस मॉडिफिकेशन हुआ है। आउटर इंटेगमेंट टेस्टा में, इनर इंटेगमेंट टेगमेंट में, इस तरीके से। और परिभाषा ही मैंने बताया था कि सीड इज नथिंग, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो ओवरऑल सीड से रिलेटेड ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सीड क्या है, सीड की संरचना कैसी होती है, और फिर पढ़ा कि सीड का विकास कैसे होता है। एक टॉपिक और रह गया कि सीड कितने प्रकार का होता है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सीड कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स। थैंक यू। देखिए इस फिगर को ध्यान से, मैंने अभी कहा था कि सीड को समझने के लिए आप ग्राम सीड को उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। देखिए ये ग्राम सीड है, ऊपर वाला जो ब्राउन कलर है उसको सीड कोट कहते हैं, और देखिए जो ऊपर में जो ये छिद्र है उसको हम हाइलम कहते हैं, सॉरी माइक्रोपाइल कहते हैं, और उसके नीचे में जो ये स्कार है उसको हम हाइलम कहते हैं, और जो ये गड्ढे जैसा दिख रहा है वो लाइन, उसी को हम लोग रैफे कहते हैं। और अगर इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए ये दोनों तरफ कॉटिलीडन है, और ये देखिए बीच में ये एम्ब्रियो है या एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और बीच में अभी मैं फिगर से आपको बताया है कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो टिप होता है उसको हम प्लीम्यूल कहते हैं, और जो इधर बेस है उसको हम रेडिकल कहते हैं, और देखिए ये दोनों जो जुटा हुआ है उसको हम कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं। बाकी काफ़ी बातें मैंने आपको समझाई है कि इपिकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है, आप इस फिगर से भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये फिगर सिर्फ जब सीड को ओपन किया गया है तो दिखाया हुआ है। देखिए ये दोनों कॉटिलीडन है जहाँ भोजन संग्रहित हो रहा है, और ये प्लीम्यूल है और नीचे में रेडिकल है। तो आपको मैं ओवरऑल एक टिपिकल सीड की संरचना समझा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं मोनोकॉट, डाइकॉट या इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड की बात करूँगा। देखिए इस फिगर से आगे मैं मोनोकॉट और डाइकॉट का बात करूंगा। ये पहले भी मैं आपको ये पोजीशन समझाने का कोशिश किया था कि कैसे एम्ब्रियो होता है या कॉटिलीडन कहाँ रहता है, तो आप ये मोनोकॉट और डाइकॉट में देख सकते हैं। आगे वाले क्लास में मैं मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में बात भी करूंगा। देखिए यहाँ पर जो सीड का जो मेन पार्ट है, जो सबसे ऊपर में सीड कोट कहते हैं, देखिए ये टेस्टा और टेगमेन में बटा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मैंने कहा था इम्ब्रियो, तो कहा था कि इम्ब्रियो में क्या क्या रहेगा भाई, तो प्लीम्यूल रहेगा, रेडिकल रहेगा, इपिकोटाइल रहेगा, हाइपोकोटाइल रहेगा, सब आपको इस फिगर में दिख रहा है। उसी तरीके से अगर हम कॉटिलीडन की बात करें तो देखिए यहाँ पर दो है, क्योंकि ये डाइकॉट सीड है और इधर ये एक है मेज सीड में। ये मैं बात करूँगा कि कॉटिलीडन 1 और 2 होता है, तो उसके आधार पे हम मोनोकॉट और डाइकॉट क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बस पोजीशन याद रखना है कि कोई भी सीड होगा तो उसमें 3 पार्ट्स होंगे। सबसे बाहर वाला सीड कोट, उसके बाद एम्ब्रियो, और फिर रिजर्व फूड वो रिजर्व फूड के रूप में इंडोस्पर्म हो सकता है या कॉटिलीडन हो सकता है या दोनों हो सकता है। थैंक यू। Mm-hmm.